नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है और उसी के साथ चाचा और भतीजा के बीच जो तनातनी थी वो भी थोड़ी सी खुलकर सामने आई। भतीजे का ग्रैंड वेलकम किया गया और 5 लोकसभा सीटें दे दी गई, तो वहीं चाचा को बेरंग छोड़ दिया गया। हालांकि पशुपति पारस एक बार फिर से यू टर्न मारा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे एनडीए का साथ वो नहीं छोड़ेंगे। तमाम सवाल सभी के जहन में, खासतौर पर बिहार की जनता के जहन में, और बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल है। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। चिराग पासवान खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चिराग जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। थैंक यू। चिराग जी, देखिए, बिहार को चिराग तो मिल ही गया है और लोकसभा चुनावों से पहले अगर किसी एक पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है तो मुझे लगता है वो आप ही की पार्टी है। वो एहसास कैसा है जीत वाला? नहीं, कतई जीत वाला एहसास नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली एक गर्व होता है, अच्छा महसूस होता है जब आपके संघर्षों को सम्मान दिया जाता है। आज जब इन 5 सीटों की चर्चा हो रही है, मैं उस दौर से निकल कर आया हूँ रंजना जी, जहाँ आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले मैं खुद भी कहीं से चुनाव लड़ पाऊँगा कि नहीं, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लोगों ने पूरी तरीके से मुझे नकार दिया था। मेरे बारे में कहा जा रहा था कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में जब आप मेहनत करते हैं, आप संघर्ष करते हैं और गठबंधन उसको एक्नॉलेज करता है जी, तो और आपको सम्मान दिया जाता है, तो डेफिनेटली यू फील प्राउड अबाउट दैट। आपको अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। संघर्षों का जिक्र आपने किया, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बिहार को एक नया चिराग मिल गया है, क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने जिस चिराग पासवान को देखा वो बिल्कुल बदला हुआ है। शायद ये संघर्षों का ही नतीजा है कि जीत आपको मिली। लेकिन ये सवाल सभी के जहन में कि क्या वाकई संघर्षों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान जो आप कहे जाते हैं, और शायद ये बड़ी वजह है कि पारस की जो चमक है वो फीकी रह गई। अगर कारण ये होता तो शायद उस संबंध का लाभ जो मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ है, उसका लाभ मुझे पहले भी मिलना चाहिए था। उस वक्त मुझे ताने दिए जाते थे रंजना जी, ये कहकर कि बड़ा हनुमान बनता है, क्या हो गया। जब पार्टी में टूट हुई, परिवार में टूट हुई, जब मुझे घर से निकाल दिया गया, तो उस वक्त यही दुहाई मुझे दी जाती थी, ये कहकर कि बड़ा हनुमान बनता था, क्या हो गया। तो मुझे नहीं लगता, जब आप राजनीति में होते हैं तो आप किसी और के नहीं, सिर्फ अपने सहारे होते हैं। और राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। खास तौर पर गठबंधन में आपको पहचान दिलाने के लिए जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। मुझे लगता है हम लोगों ने मेहनत की, जनता का समर्थन हम लोग के साथ मिला, जनता का साथ मिला, और ये सबसे बड़ा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आज गठबंधन के भीतर वो सम्मान दिया। बिल्कुल चिराग जी, आप जिक्र कर रहे हैं परिवार के साथ मनमुटाव का, और कई जगहों पर आपने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि आप मिलने जाते थे, मुलाकात नहीं करते थे, चाचा घंटों घर के बाहर खड़े रहे, मंजली माँ ने आपको घर के अंदर एंट्री भी नहीं दी है। लेकिन अब जब पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे एनडीए का साथ देंगे, यानी कि इनडायरेक्टली तौर पर आपके भी साथ की वो बात कह रहे हैं, पहला सवाल तो ये कि अब क्या बात हुई है उनसे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई इस दौरान, और बल्कि लंबे समय से नहीं हुई। जब से वो पूरा घटना चक्र घटा, तब से लेकर अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। और देखिए, बातचीत आपकी नहीं हुई है, लेकिन वो यहाँ पर समर्थन देने की जो बात है वो दोहराने। बहरहाल, आप हाजीपुर सीट जिसको लेकर ये पूरा संघर्ष रहा है, वही सीट क्यों? आप खगड़िया चुन सकते थे, आपके पिताजी रामविलास पासवान की महत्वपूर्ण सीट वो रही है, महत्वपूर्ण जगह रही है, वो उनकी जन्मस्थली रही है। आप जमुई को चुन सकते थे, आपकी खुद की कर्मस्थली रही है, हाजीपुर ही क्यों? मैंने खगड़िया को भी चुना, मैंने जमुई को भी चुना, पर मैंने अपने लड़ने के लिए हाजीपुर को मैंने प्राथमिकता दी।
मेरे पिता की कर्मभूमि रही है और हाजीपुर से जो रिश्ता मेरा बचपन से रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं हाजीपुर को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता था। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर को अपनी माँ माना, माँ का दर्जा दिया। ऐसे में आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, कई ऐसे कार्य हैं जो उनके द्वारा शुरू किए गए थे जो अधूरे हैं, कई ऐसे कार्य हैं जिनको जर्जर हालत में छोड़ दिया गया। उदाहरण के तौर पर एक केंद्रीय विद्यालय बहुत जद्दोजहद से मेरे नेता मेरा पिता ने वहाँ पे खुलवाया था। मैं उसके महत्व को समझ सकता हूँ कि मैंने भी उतनी मेहनत से जमुई में वो केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। तो आज वो बंद होने की कगार पर है। पिछले 2 साल से वहाँ पर फ्रेश एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखें, अब वो धीरे धीरे ख़राब हालत में आता जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने की एक नैतिक जिम्मेदारी पुत्र होने के नाते मैं मानता हूँ मेरे ऊपर आती है। मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर अपने पिता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को ऐसे ही छोड़ दूं। मतलब आप इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे रह रह कर होता था और इसीलिए हाजीपुर मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। मतलब चिराग, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते थे। आपके पिता ने उस सीट को उस जगह पर माँ की तरह माना। मतलब एक परिवार का रिश्ता आप उसे बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मतलब परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। और इस पूरे सिनेरियो को समझा जाए तो इनडायरेक्टली परिवारवाद के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो आप पर ये परिवारवाद का आरोप क्यों ना लगे फिर? Well, definitely लगी। I can't run away or shy away from the fact that मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ और इस बात पर मुझे गर्व होता है। मैं इस बात से ना घबराता हूँ, ना भागता हूँ, ना भागना चाहता हूँ। मैं जिस दौर में मेरा जन्म हुआ था, और ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है, मात्र 4 दशक पहले की बात है, उस वक्त पिता के नक्शे कदमों पर चलना अच्छा माना जाता था। जो बेटा या बेटी पिता जैसा नहीं या माँ जैसा नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता था कि देखो बाप के नक्शे कदमों पर नहीं चल रहा है या माँ की तरह नहीं है, तो अच्छा नहीं माना जाता था। हैविंग सेड इट ऑल, मेरे प्रधानमंत्री की भी परिवारवाद की परिभाषा को अगर आप देखेंगे, उन्होंने जिस तरीके से संसद के अंतिम सत्र में अपने संबोधन के दौरान इसको परिभाषित करते हुए कहा, और मैं भी मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको विजय रथ पे बैठाकर आपको मंजिल तक लेकर जाती है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ इवेंचुअली एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। आप में वो सामर्थ्य होगा, आप आगे निकलेंगे। नहीं तो बड़े बड़े सरने वाले बेटे बेटी भी चुनाव हारते रहे हैं, हाल फिलहाल में भी हारते रहे हैं। तो ये उदाहरण भी है हम लोगों के पास। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस आरोप को, परिवारवाद वाले को? I can't run away from this. चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सब जानना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान ने बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर ऐसा क्या जादू किया कि 5 की 5 महत्वपूर्ण सीटें जिसको लेकर आप भी उम्मीद कर रहे थे वो आपके खेमे में आ गई, आपको मिल गई। क्या अंदर खाने बात हुई, ये बिहार की जनता भी जानना चाहती है अपने नेता से। रंजना जी, अंदर खाने कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ है पब्लिक डोमेन में हुआ है। मेरा हर दिन का संघर्ष जनता के बीच रहा है। मेरी हर जनसभाएं आप सबके सामने रही हैं। और मैं पुनः दोहराता हूँ, गठबंधन में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। ऐसा कतई नहीं है कि मैंने कोई जादू किया भाजपा के नेताओं पर। जादू करके सीटें मिल नहीं सकती हैं। ऐसे में अगर आप में वो काबिलियत है, अगर जन समर्थन आपके साथ है, तो गठबंधन भी आपको पूछेगा, नहीं तो आपको नकार दिया जाएगा। लेकिन चिराग जी, चर्चाएं तो ये भी थी कि कई और सीट्स की डिमांड आपकी तरफ से की गई थी, लेकिन लगातार जो आपकी जेपी नड्डा से मुलाकात होती रही उसमें आपको 5 सीटें मिली, उसमें आपने संतोष किया। इसकी क्या वजह है? सिर्फ इसलिए कि पशुपति पारस को आउट करना था? क्या ये ही एकमात्र वजह रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता 5 सीटों में मैंने कोई संतोष किया। आई थिंक इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी। एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें मिल जाएं चुनाव लड़ने के लिए, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहा था। मैं भी अपनी वैल्यू को मैं जानता हूँ। हाँ, इससे कम मुझे भी स्वीकार्य नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा
आउट ऑफ प्रोपोर्शन में डिमांड्स कर रहा हूँ, ये भी कतई सही नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहे हैं। आप ही से जानना चाहूंगी कि बिहार को, एनडीए को बिहार में कितने सीटें मिल रही, दिल पर हाथ रख के सच सच बताइएगा। दिल पे हाथ रख के सच सच बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। कारण है उसका, पिछली बार मतलब मैं वर्क करता हूँ, मैं डेटास पे काम करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे काम करता हूँ। मैं पिछले चुनावों के रिजल्ट्स पे मैं बहुत अध्ययन करता हूँ। सो आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क माई सेल्फ। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 14 से बड़ी जीत हम लोग की 19 से बड़ी जीत हम लोग की 24 में होने जा रही है। 19 में हम लोग मात्र 3 दल एक साथ थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। आज की तारीख में हम लोग 5 दल हैं। 2 ऐसे दल जो उस वक्त महागठबंधन के साथ थे, वो आज मजबूती से हम लोग के साथ हैं, जिसमें आदरणीय जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उनकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी आज हम लोग के साथ हमारे गठबंधन में हैं। तो हम लोग की ताकत 2019 से बढ़ी है। मेरे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 2019 से बढ़ी है। ऐसे बेनिफिशरीज जिन्हें डायरेक्ट बेनिफिट केंद्र सरकार की योजनाओं का हुआ है, भले वो उज्ज्वला के माध्यम से हो, भले वो आयुष्मान के माध्यम से हो, भले वो विद्युतीकरण की योजना के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, ये संख्या में भी इजाफा हुआ है। तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग का रिजल्ट 2019 से बेहतर, और बेहतर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीट हम लोग उस वक्त चूक गए थे, किशनगंज वाली सीट, इस बार वो भी हम लोग जीत लेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं तो आपको इस चीज़ को लेकर बहुत शुभकामनाएं। इस पर मेहनत भी आप और आपकी पार्टी करें। बहरहाल जो कनेक्शन आप बोल रहे हैं कि काबिलियत के जरिए होता है, अब जनता से कनेक्ट होता है, एक और फैक्टर होता है खासतौर पर जिसका जिक्र आपने कई दफ़ा किया है, वो है आपके आपसी संबंधों का, फिर चाहे वो आपकी पार्टी के अंदर हो या फिर आपके विपक्षियों के साथ हो। और वक्त दर वक्त आपने मधुर संबंधों का जिक्र भी किया है। तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहते हैं आप, उनसे बातचीत होती है आपकी? कहता ही नहीं हूँ, मानता भी हूँ, और गाहे बगाहे जरूर मुलाकात बातचीत सब होती है। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। हाल ही में उनका एक मछली वाला वीडियो जो है वो चिराग जी, मछली वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसको लेकर कोई बातचीत हुई है आपकी उनसे? नहीं, चुनाव दौरान मतलब जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तब से मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बड़ा जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, रंजना जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मानता हूँ कौन क्या खाता है नहीं खाता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है, ये राजनीतिक मुद्दा हो भी नहीं सकता। बट हाँ, आप राजनीतिक मुद्दा तब इसको बना देते हैं जब आप खुद इन सारी चीज़ों को फ्लॉन्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं। ज़रूरत नहीं है ना ये सब दिखाने की। आज की तारीख में जहां देश में एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है, जहां आज भी हम लोग प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5-5 किलो राशन हम लोग प्रत्येक गरीब परिवार को हम लोग मुहैया करा रहे हैं, जिसमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में ये राशन दिया जा रहा है। ऐसे में जब आप इस तरीके से स्वादिष्ट पकवान फ्लॉन्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जब आप विभिन्न प्रकार के जूस, विभिन्न प्रकार के फलों का आप प्रचार करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, इसकी टाइमिंग पे भी ज़रूर सवाल उठते हैं। आप इसको नवरात्रे के पहले दिन, बहुत से लोग हैं जो आस्था रखते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। बहरहाल विपक्षियों की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी थोड़ी सी बात करेंगे, जिनको आपने कई दफ़ा, एक दौर था जब भ्रष्ट नेता भी आपने कहा है, और अब हम आपको उनको आदरणीय नेता कहते हुए भी सुनते हैं। तो ये बदलाव भी क्या चुनावों की तरह सीजनल है? आदरणीय मैंने उनको हमेशा कहा है और हमेशा माना है, और मैंने हमेशा इस बात की दुहाई दी है कि वो उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं। स्वाभाविक है समय समय पर मेरी उनकी नीतियों को लेकर, और मैंने हमेशा स्पष्ट तौर से ये बात कही है कि मेरा विरोध उनसे नीतिगत रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें थीं जो और बेहतर की जा सकती थी। हैविंग सेड इट ऑल, रंजना जी, आज की तारीख में
जब हम लोग गठबंधन में हैं तो हमारे लिए गठबंधन का हित सबसे ऊपर है। हम लोग की प्रायोरिटी आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे में अगर गठबंधन में दो घटक दल ही आपस में उलझ जाएंगे तो वो गठबंधन को ही नुकसान देंगे। मुझे लगता है विद अटमोस्ट मैच्योरिटी माय चीफ मिनिस्टर इज डीलिंग विद दिस, आई एम डीलिंग विद दिस। हमारे गठबंधन हमारे रिस्पेक्टिव दलों के नेता कार्यकर्ता भी उतनी ही मैच्योरिटी के साथ इसको डील कर रहे हैं। तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना प्राथमिकता, जिसके लिए हम सब एक मंच पर आए। और शायद चिराग जी इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए।